नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 के लिए हम जो डेली बेसिस पर आप तक 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पहुंचा रहे हैं, उसका जो भाग 11 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट का भाग 11 है, इसमें हमने अगेन कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो यह हमारा 11वां भाग है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना थी, इसकी शुरुआत कब की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना थी, इसकी शुरुआत कब की गई थी, डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत थी यह कब की गई थी, 1 मई 2016 को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मई सन 2016 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया से, कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपको बताना है इसमें से कौन सा देश आसियान का मेंबर नहीं है। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आसियान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप जान लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले इसका फुल नेम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। तो ये फुल नेम आप याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे, तो बैंकॉक में। बैंकॉक में जो है आसियान की स्थापना की गई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर अवस्थित है आसियान का। इसके बाद इसके टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। अब ये 10 मेंबर कौन है आसियान के, इसे जान लीजिए आप। तो एक हो गया इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। इसके बाद कंबोडिया। तो 10 मेंबर कंट्री हैं आसियान के। तो इसे आप जान लीजिएगा। अब हम प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। बाकी देश थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस आसियान के मेंबर हैं। अगला प्रश्न है, और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तथा नेपाल की राजधानी काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा और काठमांडू नेपाल में। तथा गुरुग्राम में किसका हेडक्वार्टर है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वह गुरुग्राम में है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कंबोडिया की राजधानी आपसे पूछी जा रही है। तो कंबोडिया की राजधानी क्या है, नाम पेन, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। नाम पेन जो है यह कंबोडिया की राजधानी है। और हनोई किसकी राजधानी है, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। इसे भी आप याद रखिएगा, वियतनाम की राजधानी हनोई है। डबलिन किसकी राजधानी है, तो डबलिन राजधानी है आयरलैंड की। किसकी, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। इसके बाद लिलोंगवे किसकी राजधानी है, तो लिलोंगवे राजधानी है किसकी, तो मलावी की। तो ये सभी राज्य और राजधानियाँ और देश और राजधानियाँ आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लिलोंगवे आपकी राजधानी है मलावी की। अगला प्रश्न है, और उलर झील किस राज्य में स्थित है। अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे अवस्थित है वुलर झील। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है कौन करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी। नाम इंपॉर्टेंट है, प्रदीप कुमार जोशी जो है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेलवे यानी कि वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मुंबई। अगला प्रश्न है, मधुशाला निम्न में से किसकी रचना है। तो मधुशाला किसकी रचना है, तो अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, जिसको हम अनवरत योजना के नाम से भी जानते हैं, इसकी अवधारणा लाई गई थी कब।
तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है जो राष्ट्रीय नियोजन की परियोजना उस समय चल रही थी उसके द्वारा जो है रोलिंग प्लान की अवधारणा लाई गई थी। यह वर्ष था आपका 1978 से 80 यानी कि 1978 से 80 के मध्य चली थी यह रोलिंग प्लान जो कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाई गई थी। अगला प्रश्न है वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपका जो बैरोमीटर है इसका इस्तेमाल किया जाता है और एयर का प्रेशर मापने के लिए, जिसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपकी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है यह कार्य करती है पास्कल के नियम पे, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, पास्कल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है हवाई जहाज का उड़ना किस नियम पर आधारित है। तो हवाई जहाज का उड़ना किस नियम पर आधारित है, तो बर्नौली के नियम पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है और खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, प्रसिद्ध स्मारक हैं, ये किस राज्य में स्थित हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, खजुराहो समूह के जो फेमस टेम्पल्स हैं और फेमस स्मारक हैं ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो इसे आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में आपको मिलेंगे और खजुराहो समूह के इंपॉर्टेंट स्मारक। तथा इनका निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था, तो चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरी जाती है। तो इसमें से कौन सी गैस है जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में भरी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर की किस रचना के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, तो उनकी गीतांजलि काफ़ी फेमस रचना थी जिसके लिए उनको साहित्य, यहाँ पे साहित्य, शांति नहीं साहित्य होगा, लिटरेचर में, शांति नहीं लिटरेचर यानी कि साहित्य में इनको जो है दिया गया था नोबेल पुरस्कार। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार था उनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे साहित्य होगा, लिटरेचर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अंग को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है और निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं हम, तो AB ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। तथा सार्वभौमिक दाता हम किसे कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप जो O होता है इसको हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं। अगला प्रश्न है नाइटहुड की जो उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों वापस कर दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की जो उपाधि उसको वापस कर दिया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला प्रश्न है प्रणाम योजना का संबंध किस राज्य से है। तो प्रणाम योजना शुरू की गई है असम की गवर्नमेंट के द्वारा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है हाल ही में चुनाव आयोग के पहले ट्रांसजेंडर सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चुनाव आयोग के पहले सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था गौरी सावंत को, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तथा कौन सा आर्टिकल चुनाव आयोग से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 324 का संबंध जो है चुनाव आयोग से है। तथा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, सुशील चंद्रा। कौन है, तो सुशील चंद्रा जो हैं ये वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है और भारत का पहला सौर मिशन का क्या नाम है। तो 2022 में जो है भारत अपना पहला सौर मिशन करेगा जिसका नाम है आदित्य L1, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है बाघों की आबादी को बढ़ाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा था। तो बाघों की आबादी को दुगना करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना था भारत, तथा पहला देश था नेपाल। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम में, तो 2967 और प्रेजेंट टाइम में भारत में बाघों की संख्या है। तथा सबसे अधिक बाघ आपको मिलेंगे देखने को मध्य प्रदेश में 526 बाघ है मध्य प्रदेश में। इसके बाद 524 बाघ आपको देखने को मिलेंगे सेकंड नंबर पर है कर्नाटका। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है प्रतिवर्ष 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है, जिसे आप याद देखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो विंग्स इंडिया 2020 का जो आयोजन है यह किया गया हैदराबाद में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हैदराबाद। आपको बताना है नोकिया किस देश की कंपनी है। तो नोकिया आपको मिलेगी फिनलैंड की कंपनी, तथा इसके CEO कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पेक्का लुंडमार्क। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। CEO से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पेक्का लुंडमार्क जो हैं
ये सीईओ हैं किसके, तो नोकिया के। अगला प्रश्न है, और स्वस्थ प्रतिरक्षित और भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्वस्थ प्रतिरक्षित जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत के लिए नियुक्त की गई हैं करीना कपूर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, करीना कपूर। अगला प्रश्न है, और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 3 मार्च के दिन जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस वर्ष का, वन और आजीविका। तो इसे आप याद रखिएगा, वन व आजीविका इस वर्ष की थीम थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो 3 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग है जो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से डील करता है। तो हमारे संविधान का भाग जो 4 है इसका संबंध है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से यानी कि डीपीएसपी से। इसे आप याद रखिएगा। तथा जो डीपीएसपी है इनका जो है कौन से आर्टिकल तक, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है डीपीएसपी। इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो भाग 4A है यह किससे संबंधित है, तो भाग 4A संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है भाग 4A। तथा अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया था। यह जो है आर्टिकल कौन सा है, 51A। इसे भी आप याद रखिएगा, जो आर्टिकल 51A है इसका संबंध है फंडामेंटल ड्यूटीज से। तथा कौन से भाग के अंतर्गत है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, तो भाग 4A। इसे आप याद रखिएगा। तथा भाग 3 संबंधित है मूल अधिकारों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा मंत्रियों के परिषद की नियुक्ति की जाती है। यानी कि मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसे आप याद रखिएगा, हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा जो है मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सैंडल पीक कहाँ पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। इसके हेड कौन है वर्तमान में, तो अजीत कुमार मोहंती। कौन है, तो इनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। वर्तमान में मुखिया हैं, हेड हैं भाभा अनुसंधान केंद्र के। अगला प्रश्न है, GSLV का विस्तृत रूप आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं यह प्रश्न किस टॉपिक से आपका रिलेटेड है। तो आपने देखा होगा जीए का आपका जो टॉपिक है, जीए में आपको दिया गया है कि आपको जानकारी होनी चाहिए हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है इसके बारे में। तो इसरो का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है। तो GSLV का विस्तृत रूप क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में ब्याज दरों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ब्याज दरों को नियंत्रित करने का कार्य करता है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंद के तोते के रूप में किसे जाना जाता है। तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को जो है हिंद के तोते के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो जब हमको फ्रीडम दी गई थी तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया था। तो जहांगीर ने किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने के लिए अधिकृत किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सूरत में कारखाना लगाने के लिए जो है अधिकृत किया था। आप याद रखिएगा 1613 ईस्वी में जो है एक फरमान जारी कर जो है अंग्रेजों को सूरत में कोठी स्थापित करने की इजाज़त दे दी थी जहांगीर ने। तो आप याद रखिएगा 1613 ईस्वी में एक फरमान के जरिए जो है अंग्रेजों को जो है एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी थी सूरत में जहांगीर ने। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आपका आंध्र प्रदेश से है तथा यह एक शास्त्रीय नृत्य है तथा यह पीतल की थाली पर किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह एक शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का, यह पीतल की थाली पर किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा में तथा इसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गतिरोध शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आंसर में, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गतिरोध शब्द का जो प्रयोग है किस खेल में किया जाता है। अगला प्रश्न है,
क्षुद्र ग्रह निम्न में से किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य आपको मिलेंगे क्षुद्र ग्रह। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, यह किन दो के मध्य पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के मध्य। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, टोंग किस देश की ऑफिशियल करेंसी है? तो जो टोंग मुद्रा है यह किस देश की ऑफिशियल मुद्रा है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो टोंग मुद्रा है यह ऑफिशियल मुद्रा आपको मिलेगी कहाँ की? वियतनाम की। तो वियतनाम की मुद्रा का नाम है टोंग। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट था आज का 11वें नंबर का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।